हाँ जी, सभी को नमस्कार। बेटा आज हम इक्विलिब्रियम की सेकंड वीडियो लेके आए हैं और अभी स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी तक इक्विलिब्रियम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। मैंने आपको बताया क्या होता है इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसमें बता चुका हूं कि कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को ग्राफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैसे हमने थोड़ा सा रिएक्शंस के बेसिक्स कंसेप्ट भी उसमें सीखे कि कैसे जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करती है। और एक बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है, एक टाइम के बाद रिएक्शन एक ऐसी स्टेट अटेन करती है जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट के बाद, उस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। और उसके बाद भी अगर टाइम जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस होती है ना, और अगर रिएक्टेंट की रेट और प्रोडक्ट की रेट बिल्कुल सेम हो जाती है, यानी कि उस टाइम के बाद रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड जो है वो बराबर हो जाती है, उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। इक्विलिब्रियम के कुछ फीचर्स भी हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या क्या इक्विलिब्रियम के फीचर्स होते हैं। वेरियस टाइप्स के फीचर्स हमने उसमें पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम की हमने उसमें डिस्कस की। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्टेन मोर कंसेप्ट अबाउट इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम डिस्कस करेंगे, केपी के बारे में डिस्कस करेंगे, हम क्या होता है केपी के एक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इन दोनों का रिलेशनशिप यानी कि केपी के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो सारे हम फैक्टर आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। टॉपिक है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा पीछे का रिकैप कर रहा हूं इसमें। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये मैंने यहां पे कंसंट्रेशन ले ली है और यहां पे टाइम ले लिया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी ऐसी आई थी, ये देखिए, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। एक हमने ग्राफ ऐसे बनाया था, ये टाइम, यहां पे कंसंट्रेशन ले लेता हूं, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देता हूं, और ये देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। एक ग्राफ हमने ये बनाया था, यहां पे टाइम, यहां पे कंसंट्रेशन, ये देखिए। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अगर देखेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो चुकी है, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे मान लो मैं ले लूं रेट। अब मैं कंसंट्रेशन नहीं ले रहा हूं बेटा, रेट ले ली मैंने, स्पीड ले ली है। किस स्पीड से अपना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड की बात करें, स्पीड की बात, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रिएक्टेंट की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है अभी।
तो रेट ले लिया मैंने यहां पे और यहां पे वर्सेस टाइम ले लिया है। तो आप 1 मिनट के लिए मैं इन्हीं ग्राफ में एक्सप्लेन करता हूं। मैं यहां पे रेट ले लूंगा और ग्राफ ये बन जाएगा, एक मैं ये बना दूंगा ग्राफ, और इसी ग्राफ को यहां पे स्पेस है तो मैं इसी ग्राफ को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये रेट और ये टाइम, और ये देखिए ये रेट है बेटा। अब कंसंट्रेशन नहीं है, इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म में इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो अपने लिए ये तीनों ग्राफ सही है। ये वाला ग्राफ भी सही है, ये वाला ग्राफ भी सही है, ये वाला भी ग्राफ सही है। आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं रेट ले लूंगा, रेट वर्सेस टाइम ले रहा हूं, तो आप इस ग्राफ से इक्विलिब्रियम कंडीशन को नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे तो देखो ना, रेट हमने क्या कहा, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ये हमने पिछले लेक्चर में फीचर्स में डिस्कस किया था। तो अगर मैं रेट ले रहा हूं तो यहां पे तो देखो ना, प्रोडक्ट की रेट और रिएक्टेंट की रेट बराबर थोड़ी है। यहां पे देखो, मैं यहां इस कंडीशन में देखो, यहां इस पॉइंट के बाद इन दोनों की रेट क्या हो चुकी है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल एक ही स्पीड से रिएक्शन चलती जा रही है। तो अपना रेट की कंडीशन में ये वाला ग्राफ एग्जैक्ट होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ मैंने एक बार पिछले लेक्चर में बता दिया था आप लोगों को। आज थोड़ा सा इसको रिकैप किया है मैंने, और आज का जो टॉपिक है वो हम अब प्रोसीड करते हैं। तो केपी के कंसेप्ट को हम समझेंगे। उससे पहले हम आज एक बार समझ लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, देखिए बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। इफ देयर इज चेंज इन फेज ओनली, केवल फेज में चेंज हो रहा है बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन एक टाइम के बाद आपका लिक्विड वाला फेज और सॉलिड वाला फेज इक्विलिब्रियम पे आ गया। सॉलिड की लिक्विड में कन्वर्ट होने की स्पीड और लिक्विड की सॉलिड में कन्वर्ट होने की स्पीड बराबर होगी, यानी कि उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पे, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन यानी कि एंड 1 atm प्रेशर पे जो वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस, क्योंकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे और 273 केल्विन जो अपना टेम्परेचर मैं केल्विन में कह लूं एंड 1 atm प्रेशर पे आइस का मेल्ट होना। सपोज करो अपने पास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कुछ आइस क्यूब रखे हैं और उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पे क्लोज्ड कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड वाटर भी डाल रखा है, तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। वाटर को 0 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, कांटेक्ट में आएगा आइस के तो फ्रीज हो जाएगा, और जो ऑलरेडी सॉलिड आइस है वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगी वो मेल्ट हो जाएगी। दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे केवल फेज चेंज हुआ है, सॉलिड आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर साइमल्टेनियसली कन्वर्ट इनटू सॉलिड आइस, और दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि वो फिजिकल इक्विलिब्रियम वहां पे, ठीक है। तो मैंने लिखा इफ देयर इज चेंज इन फेज ओनली, और आप ऐसे भी लिख सकते हो और देयर इज
चेंज इन एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोप्स के बारे में आप जानते होंगे। केमिकली कंपाउंड सेम होता है, केमिकली सब्सटेंस सेम होता है, एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अपने पास कार्बन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। एक तो होता है डायमंड, ठीक है, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको हम C60 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, C60। ये कार्बन के एलोट्रोप है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। ठीक है, तो बेटा अगर अपना ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है डायमंड में, और डायमंड है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम में दोनों, तो यहां पे केवल फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन, तो आप इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, क्योंकि एलोट्रोपिक चेंज हो रहा है। राइट, आप फॉस्फोरस का एग्जांपल ले सकते हो, P4। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप पाए जाते हैं। एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, एक होता है रेड फॉस्फोरस, और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, सबसे स्टेबल फॉर्म है ब्लैक फॉस्फोरस। एंगुलर स्ट्रेन होता है, पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये जब भी ब्लॉक्स वगैरह वाला टॉपिक आएगा, जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में सेपरेट, तो जो नाइट्रोजन फैमिली आएगी उसमें डिटेल्स इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल तो मैं ये बोल रहा था कि व्हाइट फॉस्फोरस अगर ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लैक फॉस्फोरस व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है, और दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो स्टेट अटेन हो गई है, मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं इसको बोलूंगा कि यहाँ पे केवल एलोट्रोप्स का चेंज हुआ है, एलोट्रोप्स एक दूसरे में चेंज हुए, इंटर कन्वर्ट हुए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। राइट, ओजोन का एग्जांपल ले लो आप। ऑक्सीजन है वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, या तो डाई ऑक्सीजन जैसा कि एटमॉस्फेयर में होता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम O3 बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। राइट, जब यूवी रेज इंटरेक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपना कन्वर्ट हो जाता है O3 के अंदर। राइट, तो बेटा ये सब चीजें है ना, मतलब ये सारा जो भी इंटर कन्वर्जन, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश की है, जिससे आपको एलोट्रोप्स एक दूसरे के अंदर चेंज होने का जो ये एक कंसेप्ट है ये समझ में आ जाए, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो फिजिकल इक्विलिब्रियम हुआ है। ठीक है, मैं फेज का एग्जांपल और दे दूं आपको। मान के चलो अपने पास है ना सॉलिड कन्वर्ट हुआ है लिक्विड के अंदर। राइट, ये देखो सॉलिड इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। एग्जांपल इसका ऐसे दे देता हूं, H2O सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। राइट, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, यहां पे तो केवल फेज चेंज हुआ है। केमिकली कंपाउंड पहले जो आइस है वो भी वाटर है, और जो लिक्विड है वो वीक फॉर्म में है वो भी क्या है, वाटर ही है, तो इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलूंगा, केवल स्टेट में चेंज आया हुआ है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो इसका, वाटर लिक्विड को हीट कर दिया हमने, और हीट करके उसको वेपर फॉर्म में चेंज कर दिया। मैंने G लिखा है, आप यहाँ पे V भी लिख सकते हो, V का मतलब वेपर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, 373 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पे जब वाटर का जो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उस वेपर की एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, जहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस टाइम पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, और वाटर का जो वेपर प्रेशर है, यानी कि वाटर की जो वेपर्स बनी है, तो उनकी वेपर्स की वजह से वेपर प्रेशर होगा। राउल्ट लॉ में डिटेल से पढ़ेंगे, इसे 12th में टॉपिक आएगा कि राउल्ट लॉ, उसकी भी मैं यहाँ पे जब वो आएगा टॉपिक उसमें डिटेल से पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन यूनिट में।
तो कहने का मतलब है जब वाटर जो वेपर्स बनाएगा उन वेपर्स की वजह से जो वेपर प्रेशर एग्जिस्ट होगा वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि उस टाइम पे अपना वाटर बॉयल हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, जब किसी भी प्योर लिक्विड की जो वेपर्स है उनके द्वारा जो एग्जर्ट होगा वेपर प्रेशर वो बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस टाइम पे वो लिक्विड बॉयल होने लग जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड और ये जो वेपर फॉर्म है ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये मैंने क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट मान लो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। राइट, आप कोई भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप मान लो मेरे पास आयोडीन सॉलिड है, I2 सॉलिड, और ये इक्विलिब्रियम में है किसके, I2 गैस के, तो यहाँ पे ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक दूसरे के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो बेटा यहाँ पे इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे जब कोई नया केमिकल कंपाउंड नहीं बना है और केवल फिजिकल स्टेट इक्विलिब्रियम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। राइट, ओके, नाउ we will discuss about the chemical equilibrium। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज है, इसे मैं ऐसे लिखा रहने देता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम को। when there is formation of a new chemical compound, और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए। इसको ऐसे भी लिख दूं, when existing bonds are broken and new bonds are formed, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुई है अपनी वहां पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, N2 गैस प्लस H2 गैस इक्विलिब्रियम में है 2NH3 गैस, बोस एंड हेबर प्रोसेस, अमोनिया की फॉर्मेशन। आप ये देखो ना, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, एक न्यू कंपाउंड में, अमोनिया बन गया। लेकिन बेटा दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मान लो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। ये तो मैंने आपको कंडीशन बता दी थी। इक्विलिब्रियम आप कोई भी चीज में दिखा रहे हैं तो वहां पे एक कंडीशन है कि आपके जो रिएक्शन है, आपका जो भी चेंज हो रहा है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, वो क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए। अगर क्लोज्ड कंटेनर में नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट एस्केप आउट हो जाएगा। देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, नाइट्रोजन के एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटे हैं, हाइड्रोजन के एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटे हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में पहले से कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई है। सही है, तो नए बॉन्ड बन चुके हैं, केमिकल फॉर्मेशन हुई एक नए कंपाउंड की, इक्विलिब्रियम है। सिंपली मैंने इसको बोल दिया केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां पे आपको ये एग्जाम्पल वगैरह याद रखने की जरूरत, मतलब मैं ये कह रहा हूं केमिकल इक्वेशन और इनकी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इक्विलिब्रियम से रिलेटेड इक्वेशन देगा और उससे रिलेटेड पूछता है आपसे, ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन ये प्रोवाइड करवाएगा, इक्वेशन प्रोवाइड करवाएगा, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आपको देगा वो, अगर आपसे केपी केसी की वैल्यू पूछता है तो। राइट, तो ये था भाई केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारा का सारा अपना केमिकल इक्विलिब्रियम ही चलेगा। इसी में एक कंसेप्ट आता है होमोजीनस इक्विलिब्रियम। देखिए क्या है, होमो का मतलब सेम, when all the reagent, मैं यहां पे रिएजेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। रिएजेंट का मतलब होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
ठीक है। जहां पे मैं रिएजेंट वर्ड यूज करूं, रिएजेंट का मतलब केवल रिएक्टेंट तक ही स्पेसिफाई नहीं है, उसमें रिएक्टेंट भी शामिल होता है, प्रोडक्ट भी शामिल होता है अपना। when all the reagent are in same phase, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम बोला है तो इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश है वहां पे, बस फेज सेम कर दिए मैंने रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। एग्जांपल दे रहा हूं, अभी रिसेंटली एग्जांपल दिया था N2 गैस, हाइड्रोजन गैस, इक्विलिब्रियम इन अमोनिया गैस। आप देखो ना, अपना जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फेज में है, आपका जो प्रोडक्ट है वो भी गैसियस फेज में है। मैं रिएजेंट वर्ड यूज कर दूं और रिएजेंट का फेज सेम है बेटा, गैस एंड गैस, डिफरेंट फेज नहीं है, सेम फेज है, होमोजीनियस। और एग्जांपल देता हूं, मैंने ले लिया CH3COO C2H5, ठीक है, इथाइल इथेनोएट, एस्टर ले लिया बेटा मैंने, एस्टर, इसकी हाइड्रोलिसिस की मैंने, तो एस्टर जो है वो अपना लिक्विड फेज के अंदर है, वाटर है वो भी लिक्विड फेज के अंदर है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस में करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनोइक एसिड में, लिक्विड है, प्लस में क्या बनेगा, इथेनॉल C2H5OH, किस फॉर्म में है, लिक्विड फेज के अंदर है। आपका जो रिएक्टेंट है वो देखो एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, लिक्विड लिक्विड है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस में है, लिक्विड फेज के अंदर है, लिक्विड लिक्विड। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट व्हेन रिएजेंट आर इन सेम फेज, लिक्विड एंड लिक्विड, नो डिफरेंट फेज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ homogeneous equilibrium, right? Hydrolysis of ester and many more example. साफ कर दूं, नोट कर लिया होगा आपने ये। इसके बाद आता है अपना हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, नॉट सेम। व्हेन ऑल द रिएजेंट मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन ए डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज, दिस इज नोन एज हेटेरोजीनस। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, इक्विलिब्रियम हो जाए। तो यहां पे देख पा रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है रिएक्टेंट, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है आपका CO2 तो गैस है, लेकिन ये CaO जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट फेज में है, और डिफरेंट फेज में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपने डिफरेंट फेज में है, ओके। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा ये, इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अच्छा, इसी के साथ साथ मिलता जुलता है ना, अपने एक आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन।
इसको हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स 12th का एक टॉपिक है जिसमें हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में बेसिकली बात करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। जहां पे आप एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर अपनी डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन फिजिबल है। राइट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन की भी हमने बता दी कि कितने टाइम के बाद अपना इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम स्पीड की बात करें, रिएक्शन की कितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, या कितनी स्पीड से आपका प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में वापस चेंज हो रहा है, तो इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं बताता। स्पीड के बारे में किसमें डिस्कस करेंगे हम, केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वहां पे एक कंसेप्ट आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। नो डाउट दोनों के दोनों लॉ ऑफ मास एक्शन भी और रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों के दोनों स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि ये जो लॉ है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है बेटा, प्रैक्टिकल अप्रोच। एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करना पड़ेगा तभी आप रिएक्शन की ऑर्डर की बात करेंगे। आप कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड की है, थर्ड की। ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है। तो एक बार समझते हैं क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional to the active mass of reactant in which stoichiometry coefficient are raised to the power। क्या मीनिंग हुआ इसका? मान के चलो मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं इसका। मेरे पास A है, इक्विलिब्रियम में है B के साथ, राइट। ये अपना रिएक्टेंट है, ये अपना प्रोडक्ट है। तो इक्विलिब्रियम आ गया तो मैं बोलूंगा A चेंज इनटू B। ठीक है। और साइमल्टेनियसली B कन्वर्ट इनटू A। इसको ऐसे लिख देता हूं A कन्वर्ट इनटू B। दो कंडीशन में डिवाइड कर दिया मैंने, A B में चेंज हो रहा है और B A में चेंज हो रहा है। ठीक है। इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूं मैं। रेट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ, यहां पे रिएक्टेंट अपना A है तो मैं इसको A लिख देता हूं। ठीक है। ये जो मैंने एक्टिव मास लिखा, एक्टिव मास लिखा, इसको एक्टिविटी भी बोल देते हैं। इसको रिप्लेस कर दिया मैंने कंसंट्रेशन के साथ नाउअडेज। एक्टिविटी का बेसिकली मीनिंग ये है दैट इज बियॉन्ड अवर सिलेबस, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। ठीक है। तो यहां पे एक्टिविटी की जगह मैंने कंसंट्रेशन ले लिया है। ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी।
यहाँ पे अब अपना जो अपना रिएक्टेंट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। इस रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट बी है अपना, तो बी कर दिया। मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे 2a कर देता, स्टोकियोमेट्री 2, तो 2a इसकी भी जब ये 2 गुनी स्पीड से कम होगा तो ये 2 गुनी स्पीड से डबल स्पीड में क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा, एंड वाइस वर्सा। तो अब इसकी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2a चेंज इंटू 2b, और ये हो जाएगा 2b चेंज इंटू 2a, और यहां पे रेट क्या हो जाएगी, अब इसकी स्टोकियोमेट्री 2 है यानी कि ये पावर में चला जाएगा। अब इसकी स्टोकियोमेट्री 2 है तो ये स्टोकियोमेट्री इसके पावर में चली जाएगी। भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल ए। तो इसको मैं ऐसे भी तो कर दूंगा मैथमेटिकली, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई ए की कंसंट्रेशन, ए की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसी को मैंने यहां पे ऐसे एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको समझ में आया बेटा। अच्छा, इसी को थोड़ा सा है ना मैं यहां पे एक्सटेंड करता हूं, अब मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं अब यहां पे मैथमेटिकली, रेट इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट आएगा, चूंकि अपनी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैक साइड आएगा तो ये अपनी बैकवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड ये ऐसे बैकवर्ड, तो यहां पे के कांस्टेंट आ जाएगा के, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, क्योंकि ए बी में है वो फॉरवर्ड वाला स्टेप है, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, और इसको लिख दूंगा मैं आर इज इक्वल टू कांस्टेंट किसका, बैकवर्ड रिएक्शन का, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है तो इसको बोल दूंगा आर एफ, और ये बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है तो इसको बोल दूंगा आर बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। इसको आप बोल दोगे के एफ को रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको बोल दोगे आप रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और भाई जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दो रिजल्ट आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है। इसको अभी मैं साफ करके दोबारा लिखता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपने पास आएगा। इसको कर देता हूं मैं, हमने लिखा था आर एफ इज इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, और हमने लिखा था आर बी इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। एट इक्विलिब्रियम आर एफ बिकम इक्वल टू आर बी। आर एफ की वैल्यू पुट कर दो, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी की वैल्यू पुट कर दो, के बी कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो मैं इनको लिख सकता हूं के एफ डिवाइडेड बाई के बी, और ये हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई बेटा, और यहां से अपने पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा के। क्योंकि मैं कंसंट्रेशन यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा के सी, रेट कांस्टेंट। और कब, जब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आ गया है तो कांस्टेंट,
और ये कंसंट्रेशन के लिए मैंने सी यूज किया है यहाँ पे, केसी। इस केसी को मैं बोल रहा हूं दिस इज ए न्यू कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम पे ऐसा हुआ है, इसको दे देंगे हम नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन concentration of both reactant and product become equal। इसको मैंने केसी से डिनोट किया है, ठीक है। और यहीं पे आता है अपना इसी में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन आ गई बेटा अपने पास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन ए रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन विच स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू द पावर एंड द रेशियो किस किस के बीच में रेशियो है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों की रेशियो क्या होगी, इक्वल आ गई, कांस्टेंट आ गई, ठीक है। बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इन विच स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू द पावर, ठीक है। और दोनों का ये रेशियो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इसी को बोला हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिकैप करना है तो कर देता हूं जल्दी से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर एफ की वैल्यू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी की वैल्यू के बी कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। के एफ और के बी बराबर हो गया क्योंकि दोनों कांस्टेंट, भाई रेट बराबर है तो कांस्टेंट भी तो बराबर होंगे ना, तो के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। और यहां से एक नया कांस्टेंट आ गया अपने पास केसी, ठीक है। इस केसी को मैंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन बराबर है तो मैंने केसी लिख दिया। जब अपने पास गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट होगा तो मैं यहाँ पे केपी लिख दूंगा। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, केएक्स कर दूंगा, राइट। तो हो जाएगा, ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बताया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके ओके। इसी में एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। मान लो मैंने लिया 2a चेंज इनटू 2b, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसके लिए मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देता हूं, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, राइट। इसके लिए केसी की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्टोइकोमेट्रिक पावर में ले गया, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, और स्टोइकोमेट्रिक पावर में ले जाओ 2। मैं यहां पे ले रहा हूं केपी। अगर अपने पास गैसियस अपने पास रिएजेंट है तो गैस के लिए कंसंट्रेशन यूज नहीं करते, वहां पे प्रेशर में एक्सप्रेशन करते हैं इसका। केपी की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर ऑफ बी पावर स्टोइकोमेट्रिक पावर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में ले गया, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए, और इसकी स्टोइकोमेट्री 2 है, ये 2 हो गया। यहां पे जो ये P है, ये जो P है वो है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड A। यहां पे जो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है ये है कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम N बाई V। और अगर मैं लिख रहा हूं kx की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन x, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल कंसेप्ट में पढ़ा था हमने। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर 2। यहां पे ये जो x है ये है अपना मोल फ्रैक्शन
राइट, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। हालांकि इससे आज तक जेई ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। जेई नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन यट, अभी तक जेई ने इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि ठीक है। एक बात और स्पेशल नोट करके यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं, नोट, बहुत ही विशेष बात है। एक्टिविटी, जिसको हमने अब रिप्लेस कर दिया कंसंट्रेशन से, ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज ऑलवेज यूनिटी। अगर अपने पास कोई प्योर सॉलिड है या प्योर अपने पास लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन में हमेशा यूनिटी मानूंगा। यानी कि एक्सप्रेशन में केवल और केवल हम क्या लिखेंगे, केवल हम गैसियस रिएजेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्योर अगर सॉलिड है और लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन या उसकी एक्टिविटी मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंडीशन कंसंट्रेशन, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, ठीक है। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। एक रीजन इसका और भी है। मान लो मेरे पास कोई प्योर सब्सटेंस है और ये मान लो सॉलिड फेज में है या फिर मान लो लिक्विड फेज में है, गैस में नहीं है, नॉट गैस, नॉट इन गैसियस फेज, क्योंकि गैसियस फेज में तो मैं प्रेशर दूंगा ना, कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस थोड़ी करेंगे उसे। तो मैंने बोला आपको कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, N बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से समझेंगे कि मैं अब उस चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि हमने उनकी कंसंट्रेशन को यूनिटी क्यों मान लिया है। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। अब नंबर ऑफ मोल क्या होता है, N की वैल्यू होती है W बाई M, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। अब ये अपना जो है W बाई M, इसको मैं ऐसे कर देता हूं W डिवाइडेड बाई M, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई V इन लीटर। इसको मैं ऐसे कर देता हूं W डिवाइडेड बाई, और ये V लीटर ऐसे कर देता हूं मैं, और ये हो जाएगा इंटू 1 बाई कैपिटल M, राइट। इसको ऐसे कर सकता हूं मैं रीअरेंज करके, W बाई V मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, अपनी क्या होती है, डेंसिटी होती है, M बाई V। तो ये आ गया डेंसिटी इंटू 1 बाई M। 1 बाई M क्या है, मोलर मास है। किसी भी प्योर सब्सटेंस का मोलर मास बेटा फिक्स होता है, राइट। मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम, उसका मोलर मास चेंज थोड़ी हो जाएगा भाई। मेरे पास क्विक लाइम है CaO, उसका मोलर मास चेंज थोड़ी हो जाएगा। मेरे पास इथेनॉल है लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका मोलर मास चेंज थोड़ी हो जाएगा। मेरे पास लिक्विड वाटर है या सॉलिड आइस है, तो 18 ग्राम उसका क्या है, उसका अपना मोलर मास है। एसिटिक एसिड का 60 ग्राम मोलर मास हम क्या करते हैं, हालांकि वो डाइमराइज होके अपना एबनॉर्मल मोलर मास 120 ग्राम शो करता है, वो अलग टॉपिक है अपना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब किसी भी प्योर सब्सटेंस का अपने पास मोलर मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। डेंसिटी क्या है, एक अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बार बार चेंज थोड़ी होती है, मास पे डिपेंड थोड़ी करती है, उसका मास कितना ले लेगा। भाई समझ में आ रहा है कंसेप्ट अपना। मान लो मेरे पास वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी फिक्स है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास मरकरी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी फिक्स है। तो मेरे पास जब डेंसिटी फिक्स है, ये चीज मेरे पास कांस्टेंट है,
ये तीन मेरे पास कांस्टेंट आ रही है, फिक्स आ रही है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए मैं सॉलिड और लिक्विड की जो ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन का एक एक्सप्रेशन दिया मैंने, यूनिटी लूंगा मैं, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सप्रेशन था बेटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा टॉपिक। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं केपी केसी की साइड में। मेरे पास है ए बी बी इक्विलिब्रियम इंटू सी सी डी डी। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, रिएजेंट अपने हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ इनके, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गए। मैं यहां पे लिखता हूं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एम जी की वैल्यू। व्हाट इज डेल्टा एम जी? इट इज ओनली फॉर गैस या गैसियस रिएजेंट। सॉलिड और प्योर लिक्विड की तो आप कंसंट्रेशन यूनिटी कर चुके हो, तो गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। डेल्टा एन जी का मतलब होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एम जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एम जी हो जाएगा गैसियस प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री का सम सी प्लस डी माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम ए प्लस बी। समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से एक बार दोबारा से देख लीजिए डेल्टा एन जी की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है। इसके लिए केसी की वैल्यू निकालो। केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करेंगे हम, अभी हमने डिस्कस किया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। स्टोइकियोमेट्रिक किस में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी, और उन दोनों का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केसी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टोइकियोमेट्रिक पावर में सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी स्टोइकियोमेट्रिक पावर में डी डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक पावर में ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी स्टोइकियोमेट्रिक पावर में। बोलो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो मैं इसको कर सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड में क्या कर दूं, इसको कर दूं मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी माइनस, आगे स्पेस नहीं तो ऊपर लिख दिया ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी क्या है, डेल्टा एन जी। तो केसी की वैल्यू लिख सकता हूं मैं यहां से कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां लिख देता हूं मैं डेल्टा एम जी। बोलो समझ में आया क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो यूनिट हो गई मोल पर लीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल्टा एम जी। ये केसी की टर्म आ गई इसके लिए। अगर मेरे को लेना है यहां पर
इसी चीज को मैं ऐसे कर रहा हूं, ये डेल्टा एन जी की वैल्यू थी अपनी यहां पे, सम ऑफ गैसियस ये प्रोडक्ट, वो मैंने कंसंट्रेशन की टर्म में बताया था। केपी की वैल्यू लिखनी है तो हो जाएगा प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगी, इसी को मैं लिख दूंगा प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी, और यहां पे ले लूंगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको लिख दूंगा पी सी इंटू पी डी डिवाइडेड बाई पी ए इंटू पी बी, और ये हो जाएगा डेल्टा एन जी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, और ये हो जाएगा डेल्टा एन जी, राइट। और इसी में मैं एक्सप्रेस कर देता हूं के एक्स हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। और यहां पे मैं इसको यहां पे कर दूंगा एक्स सी इंटू एक्स डी डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू एक्स बी, और ये हो जाएगा अपना डेल्टा एन जी। ये लो भाई, मोल फ्रैक्शन अपना यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। हालांकि किसी किसी बुक में लिखता है कि केपी कैसे भी यूनिट लेस लिए जाते हैं। यूनिट लेस क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर एक्टिविटी की टर्म में देखो तो एक्टिविटी क्या है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, राइट। और उसकी वैल्यू क्या मान लूंगा, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा, यूनिट लेस आ जाएगा वो। भाई प्रेशर को देखो ना, एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर यूनिटी हो जाएगा, ठीक है, तो उसको वो यूनिट लेस हो जाएगा अपना। समझ रहे होंगे आप इसको। और इसी को कंक्लूड करते हैं हम। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स एक्स इक्विलिब्रियम विद वाई वाई। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ इनके लिए, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ, डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस एक्स, वाई माइनस स्मॉल वाई माइनस स्मॉल एक्स। केसी की वैल्यू लिखो इसके लिए, केसी की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ वाई इसकी पावर स्मॉल वाई डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इसकी पावर स्मॉल एक्स। ओके, इसको मैं कर सकता हूं केपी की वैल्यू प्रेशर ऑफ वाई पावर स्मॉल वाई डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ एक्स इसकी पावर स्मॉल एक्स। नो डाउट, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले लिए हम। तो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस हम लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन डिवाइडेड बाई वी आर टी। पी इज इक्वल टू एन बाई वी को क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन आर टी, राइट। इसको मैं कर दूंगा P इज इक्वल टू, अगर मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं Y की, तो यहां पे आप लिखोगे Y की कंसंट्रेशन और RT,
ये प्रेशर किसका आ जाएगा, पी वाई का आ जाएगा। और अगर आप पी एक्स का निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा, आर टी। इन दोनों की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो। यहां पे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, पी वाई यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाई इसकी पावर स्मॉल वाई, और आर टी इसकी पावर वाई, डिवाइड में पी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करोगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इसकी पावर स्मॉल एक्स, आर टी इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल एक्स। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी फिर से, तो ये हो जाएगा अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ वाई। ओके, और इसको मैं कर दूंगा क्या, इसको कर देता हूं वाई, और ये हो जाएगा अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना, इसको कर देता हूं मैं, इसको कर देता हूं आर टी और y माइनस एक्स। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो y डिवाइडेड बाई एक्स की कंसंट्रेशन, ये अपने पास किसकी वैल्यू है, ये देखो ना, Kc की वैल्यू है ये रही, तो इसकी जगह मैं Kc लिख सकता हूं, और ये सारा एक्सप्रेशन किसका चल रहा है, Kp का। तो यहां से ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, भाई यहां से देखो ना आप, Kp ये किसकी वैल्यू आ रही थी अपने पास, पी वाई की पावर वाई, पी एक्स की पावर एक्स। इसको मैंने आगे सोल्व कर दिया तो ये अपने पास सारी वैल्यू किसकी आ रही, Kp की आ रही है, ये देखो इज इक्वल टू, तो Kp इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यही वैल्यू किसकी है, Kc की वैल्यू है, Kc, और आगे है आर टी, और y माइनस एक्स को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। दिस इज अवर रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ये देखो भाई, अपने पास तीन वेरिएबल यहां पे मिलेंगे, डेल्टा एन जी की वैल्यू, आर की वैल्यू कांस्टेंट है 1/12 विज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आर की वैल्यू फिक्स है। जब अपना वॉल्यूम दिया गया हो किसमें, लीटर में, और प्रेशर दिया गया हो एटीएम में, और टेम्परेचर हमेशा किसमें होगा, केल्विन में, उस टाइम पर आर की वैल्यू 1/12 होगी, 0.0821। और अगर अपने पास वॉल्यूम दे रखी है मीटर क्यूब में, और प्रेशर दे रखा है अपने को किसमें, पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल, और टेम्परेचर अपना दे रखा है केल्विन में, उस टाइम पे आर की वैल्यू हो जाएगी 25/3। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये अपनी वैल्यू है। ठीक है, 25/3, ये 25/3 वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दिया जाएगा वो हमेशा केल्विन में लेना है आपको। डेल्टा एन जी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, केवल गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट को ही कंसीडर करेंगे आप। तो ये Kp Kc का रिलेशनशिप है। आपके पास Kp की वैल्यू पता है, Kc की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगर Kp अपने पास दे रखा है तो Kc की वैल्यू हो जाएगी Kc इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाई आर टी, और ये डेल्टा एन जी। तो ये हम इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। सारा एक्सप्रेशन देख लीजिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें नीट IIT जेईई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए।
Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। केस नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन निकाल रहे इस चीज का। अपने पास इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन, 12 केल्विन से मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा अपना कितना, -261 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही कम टेम्परेचर हो गया ना ये तो भाई, इतना -261 डिग्री सेल्सियस, ये तो टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, अटेन ही नहीं कर सकते आपने सुना होगा कि जो अपना सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो अपना आया था वो 0 केल्विन आया था, -273। -273 को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला गया है। वही चीज हम क्या बोल रहे हैं, थ्योरेटिकल बोल रहे हैं कि वो चीज थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली उसे अटेन थोड़ी कर सकते हैं। तो जितनी भी अपनी केमिकल रिएक्शन होती है वो तो 12 केल्विन से ऊपर ही होती है, -261 से तो ज्यादा ही होगी भाई। ये तो बहुत ही कम टेम्परेचर, इतना तो अटेन ही नहीं कर सकते, इस रिएक्शन पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इससे सारी रिएक्शन अपनी इस टेम्परेचर से ज्यादा हो रही है। मैंने कह दिया टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन। तो यहां पे RT की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट है भाई। मैं R की वैल्यू क्या ले लूं, 1/12 ले लूं, 1/12 R की वैल्यू। मैंने कहा था R की वैल्यू लेंगे हम 1/12 विच इज इक्वल टू 0.0821। तो R की वैल्यू मैंने ले ली 1/12। टेम्परेचर में 12 केल्विन से तो ज्यादा ले रहा हूं, ग्रेटर देन क्या करूंगा, 12 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो RT की वैल्यू तो क्या आएगी, 12 से 12 कट जाएगा, तो और ये वैल्यू तो 12 केल्विन से ज्यादा बता रहा हूं, तो ये वैल्यू 12 केल्विन से ज्यादा बता रहा, तो RT की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो मैं यहां पे 3 केस लिख रहा हूं। पहला केस है अगर डेल्टा Mg की वैल्यू मैं 0 कर दूं, पुट कर दो भाई डेल्टा Mg की वैल्यू 0। जब डेल्टा Mg की वैल्यू 0 कर दोगे, किसी की पावर 0 होती है वो क्या होती है, 1 होती है, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc। ये पहला रिजल्ट है अपना। और अगर सेकंड वैल्यू मैं डेल्टा Mg की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दूं, 0 से ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो 0 से ज्यादा करूंगा तो जैसे जैसे मैं ये वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो Kp की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैं कहूंगा Kp इज ग्रेटर देन Kc। और तीसरा रिजल्ट मैं ले रहा हूं डेल्टा Mg इज लेस देन 0। जैसे जैसे कम करोगे डेल्टा Mg, Kp भी कम होता जाएगा, Kp इज लेस देन Kc। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऑलवेज रिमेंबर। ये आपकी बुक में भी गिवन है, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और केस नंबर सेकंड इसका और मैं बता दूं, जो कि नॉर्मली बुक में गिवन नहीं होता है। अगर मैं टेम्परेचर ले लूं लेस देन 12 केल्विन, 12 केल्विन, नॉर्मल ओल्ड बुक में शायद मिल जाए तो मिल जाए, जो नए एडिशन आ रहे हैं उनमें नहीं मिलेगा ये, मैं बता दूंगा आपको। तो मैं एक बार वर्बली बता दूं, टेम्परेचर अगर लेस देन 12 केल्विन में ले लूंगा तो इसका मतलब ये तो -261 से भी कम टेम्परेचर आ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं, मैं यही टेम्परेचर पॉसिबल नहीं बता रहा हूं। तो RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, आप एक मिनट के लिए मान लो इसको कि मान लो केस नंबर सेकंड में ये ले लूं, केस नंबर सेकंड में ले रहा हूं, केस नंबर सेकंड टेम्परेचर इज लेस देन 12 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज लेस देन -261 डिग्री सेल्सियस। इससे भी कम टेम्परेचर क्या करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, हाइपोथेटिकल केस है। सारी की सारी रिएक्शन तो अपने इस टेम्परेचर से ऊपर चलेगी ना, इसलिए ये उसमें मैंने क्यों बोला कि नई वाली बुक में क्यों नहीं मिलता ये कंसेप्ट जो ये अभी करवाऊंगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होना।
केवल थ्योरिटिकल कंसेप्ट है ये। तो आर टी की मैं इससे कम करूंगा तो ये आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। भाई आर की वैल्यू 1/12 और टी की वैल्यू 12 केल्विन से भी कम रख रहे हो आप, तो आर टी की वैल्यू 1 से भी कम आएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो वही आएगा केपी इज इक्वल टू के सी। भाई केपी इज इक्वल टू के सी, एन जी की वैल्यू 0 कर दो, ये 0 पावर 0 1, केपी बराबर है के सी। आर और टी तो आपका कांस्टेंट है। केस नंबर सेकंड, अगर मैं डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दूं, अब ये वैल्यू आप एक मिनट के लिए मान के चलो, मान लो ये वैल्यू मैं 1 से ज्यादा कर रहा हूं, 1 से ज्यादा कर रहा हूं, यानी कि मैं आर टी की वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो मान लो मैं आर और टी की वैल्यू हाफ कर दूं, 1/2 कर दूं, तो पावर मैं क्या करूंगा, 1 से ज्यादा करूंगा, 1 से ज्यादा करूंगा तो नीचे चला जाएगा ना। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो केपी तो कम होगा ना। भाई आप किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हो तो जैसे 1/2 है, आप उसको क्या करोगे 1/4 करोगे तो वो वैल्यू और कम आएगी ना। आप 1/5 करोगे तो और कम आएगी, 1/10 करोगे तो और कम आएगी। यानी कि जैसे जैसे डेल्टा एन जी बढ़ाता जाऊंगा केपी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये हो जाएगा केपी इज लेस देन के सी। और अगर मैं डेल्टा एम जी की वैल्यू लेस देन 1 करूंगा तो ये आ जाएगा केपी इज ग्रेटर देन के सी। नॉट गिवन इन ए ऑर्डिनरी बुक, इसलिए रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता दिया आपको। आई होप लेक्चर आपको बेटा समझ में आया होगा। केपी केसी का रिलेशनशिप पढ़ लिया हमने और लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया है। लॉ ऑफ मास एक्शन की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से है, जिसे हम 12th में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।